आदर्श शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन कक्षाओं में सभी भैया बहनों का स्वागत अभिनंदन। आज अपन कक्षा 9वीं का विषय संस्कृत का व्याकरण का भाग 9वां का हम अध्ययन करेंगे। पूर्व वीडियो में हमने दीर्घ संधि का कुछ प्रारंभिक भाग का हमने अध्ययन किया है। आज हम उस प्रारंभिक भाग को वापस पुनः लेते हुए हम आगे बढ़ने का और आगे अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। संधि प्रकरण के अंतर्गत हमने दीर्घ संधि का नंबर 1 हम पहले लिख रहे हैं। संधि प्रकरण में दीर्घ संधि नंबर 1 इसमें है दीर्घ संधि। इसका सूत्र है दीर्घ संधि का अकः सवर्ण दीर्घः। अकः सवर्णः दीर्घः यानी अकः सवर्णे दीर्घः। इसका अर्थ होता है अक के समान यदि और वर्ण आए तो वो दीर्घ में परिवर्तित हो जाते हैं। अब समझना ये है कि अक कौन है, अक है क्या। तो हमने आपको माहेश्वर सूत्र लिखाए थे, उसमें मैंने पहला ही माहेश्वर सूत्र लिखाया था आपको अ ई उ है ना। दूसरा था री क। पहला और दूसरा ये माहेश्वर सूत्र है अ ई उ और ऋक। ये इसको कहते हैं अक। अ से प्रारंभ हुआ, क पर समाप्त हुआ, इसलिए ये कहलाता है अक। अब इस अक में माहेश्वर सूत्र में हमने आपको पहले ही बताया था कि जो हलंत वाले वर्ण हैं उसकी गिनती माहेश्वर सूत्र में पुनः वर्णों के साथ नहीं होती है। इसलिए अक में कौन से वर्ण हुए, तो अक में हो गए अ ई उ री और री। ये 5 वर्ण हो गए। अक में वर्ण कौन हुए, तो ये 5 वर्ण हो गए अक में, यानी अ ई उ री। उसके बाद लिखा सवर्णे। सवर्णे यानी समान वर्ण होने पर। सवर्णे का अर्थ है समान वर्ण होने पर, यानी अक के बाद यदि अक आ जाए, ह्रस्व और दीर्घ दोनों आ जाए तो क्या बनेगा, दीर्घ वर्ण बनेगा। यानी दीर्घ यानी कौन, दीर्घ वर्ण का मतलब अ का बनेगा आ, ई का बनेगा ई, उ का बनेगा उ और री का बनेगा री और ली का ली ही बनता है। ये दीर्घ होते नहीं, ये ह्रस्व ही होते हैं। इसलिए इस ह्रस्व या दीर्घ के बाद समान स्वर आए, ह्रस्व या दीर्घ। दीर्घ भी कौन, ये जो दीर्घ वापस ह्रस्व भी यहाँ हो सकते हैं पूर्व पद में और दीर्घ भी हो सकते हैं। पर पद में ह्रस्व भी हो सकते हैं, दीर्घ भी हो सकते हैं। तो एक बार देखिए पूर्व और पर पद में कौन कौन होंगे। पूर्व पद में हो गए अ ई उ री और ली के बाद यदि दीर्घ आ जाए, जैसे आ ई उ री के बाद ह्रस्व दीर्घ के बाद यदि पुनः फिर ह्रस्व या दीर्घ आ जाए के बाद पुनः ह्रस्व दीर्घ यह आ जाए तो भी ई उ री और ली ये वापस आ जाए तो क्या बनेगा,
तो बनेगा दीर्घ वर्ण। दीर्घ यानी कौन? आ, ई, उ, री और ली, ये बनेगा। यानी यही दीर्घ संधि का नियम है। क्या कहा? यदि ह्रस्व या दीर्घ वर्ण के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ समान स्वर आए तो उनके स्थान पर, उन दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर या वर्ण बन जाते हैं। इसी को हम दीर्घ संधि कहते हैं। तो हमको ध्यान में आया कि पूर्व पद में भी ह्रस्व वर्ण स्वर होंगे, अ, ई, उ, री, ली, या दीर्घ भी हो सकते हैं, आ, ई, उ, री, ली, ये भी हो सकते हैं। इसके बाद यदि वापस ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर आए तो दोनों को मिलने से जो संयोग बनेगा, जिसके मिलने से जो परिवर्तन होगा, वो परिवर्तन क्या होगा? दीर्घ वर्णों में होगा, यानी दीर्घ स्वरों में होगा। यानी आ, ई, उ, री और ली में बदल जाएगा। तो एक बार इसकी हम परिभाषा लिखते हैं। यानी इस सूत्र जो था, इस सूत्र ये इस प्रकार से मैंने आपको सूत्र को समझाने का प्रयास किया। अब हम परिभाषा ये लिखेंगे कि ह्रस्व या दीर्घ, यदि ह्रस्व या दीर्घ, हम इसकी परिभाषा लिखेंगे, यदि ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ, री के पश्चात, यदि के पश्चात यदि ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ, री के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ समान स्वर आए, ह्रस्व या दीर्घ समान स्वर आए तो उनके स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है। तो उन दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है। अब हमने लिखा यदि ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ, री के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ समान स्वर आए तो उन दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है। अब इसको हम सरल तरीके से और पढ़ना चाहिए तो 13 भागों में बांटा जा सकता है इस उदाहरण को, नियम को। अन्यथा हम इसको 4 या 5 भागों में ही बांट करके इस नियम को हम पूरा, सूत्रों को पूरा करेंगे। तो देखिए इसके नियम अलग अलग बनते हैं। तो किस प्रकार के नियम बनेंगे? हम पहले 2 प्रकार से बना रहा हूँ मैं। एक तो ये बना रहा हूँ पहला प्रकार मैं इसका नियम का बनाता हूँ, अ या आ के बाद अ या आ आए तो आ बनता है। ये मैंने पहला नियम बनाया है। क्या बनाया? सूत्र अ या आ के बाद अ या आ आए तो आ बनेगा, यानी अ या आ प्लस अ या आ आए बराबर तो आ बनता है। अब इसको भी हम 4 प्रकार से इसको भी हम लिख सकते हैं और सरल तरीके से करना चाहिए तो 4 प्रकार में बांट सकते हैं। यानी 4 प्रकार से कैसे? अ और अ मिलकर के आ बनता है, एक प्रकार तो ये हो गया। दूसरा प्रकार, इस अ के बाद यदि आ आए तो भी आ बनेगा, ये दूसरा प्रकार। तीसरा प्रकार इसमें ये हम लिख सकते हैं, आ के बाद यदि अ आए तो भी आ बनेगा। चौथा बात इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, यदि आ के बाद यदि आ आए तो भी आ बनेगा। और इसको हम अलग से लिखना चाहे तो इस प्रकार लिख सकते हैं इसी बात को, अ प्लस अ बराबर
आ, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा लिख सकते हैं अ धन आ बराबर आ, हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तीसरा प्रकार हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं आ धन अ बराबर आ, हम ऐसा भी लिख सकते हैं। और चौथी बात हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आ धन आ बराबर आ, हम ऐसा भी इसको हम लिख सकते हैं। बात यही है, यही बात वापस मैंने अलग अलग प्रकार से लिखी है। तो अलग अलग प्रकार से ना लिख करके इनको मैं सामूहिक रूप से ही लिख करके पढ़ाने का और आगे उदाहरण देने का प्रयास करूँगा। आपको जिनको लगता है कि हम तो इस प्रकार से उदाहरण करेंगे तो ऐसे कर सकते हैं, और मैं अभी आपको सामूहिक रूप से ही इन चारों को एक साथ उदाहरण देकर के समझाने का प्रयास करूँगा। तो पहला सूत्र हम इस प्रकार लिखेंगे, इसको मैं मिटा करके आगे करने का प्रयास करूँगा। तो पहला जो हम सूत्र लेंगे वो लेंगे अ या आ प्लस अ या आ बराबर आ, ये पहला सूत्र हम बनाएंगे। अ या आ प्लस अ या आ बराबर आ। पहले जो हम उदाहरण लेंगे अ प्लस अ बराबर आ के, ऐसे दो उदाहरण लेंगे हम, ज़्यादा नहीं लेंगे, दो उदाहरण लेंगे हम अ प्लस आ के, अ प्लस अ बराबर आ, ये इस प्रकार के उदाहरण, ऐसे उदाहरण हम दो हम लेने का प्रयत्न और प्रयास करेंगे। जैसे उदाहरण की दृष्टि से खूब सारे उदाहरण हो सकते हैं। नील धन अंबर, तो बराबर क्या होगा नीलांबर। ऐसे ही स्वधन अभिमान ले सकते हैं, स्वधन अभिमान बराबर बनेगा स्वाभिमान। ऐसे दूसरा प्रकार अ प्लस आ बराबर आ, ये दूसरा प्रकार का हम लेंगे। तो हम रात दिन सुनते हैं प्रधान धन आचार्य बराबर क्या बनेगा प्रधानाचार्य। परिवर्तन तो क्या हुआ आ में, यानी परिवर्तन हुआ अ प्लस अ बराबर आ, ऐसे बना। अभी देखिए इसमें परिवर्तन क्या हुआ, नील में कोई कहेंगे भाई जिसमें अ है तो नहीं, तो ल में अ है, ल के अंदर इसको अलग किया तो ल धन अ बराबर ल बनता है। ऐसे ही इसमें अ, तो ये अ और ये अगला वाला अ, ये दोनों मिलने से क्या बना आ, इसलिए आ का है ला, ला के अंदर इसको हम अलग करेंगे तो ल धन आ, ऐसा हो गया। इसलिए ये अ प्लस अ बराबर आ बना, जो कि हम यही सूत्र में पढ़ रहे हैं, अ प्लस अ बराबर आ, हम यही पढ़ रहे हैं। इसलिए इसको हम अच्छी तरह से इस प्रकार समझ करके करें, किसी को भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं, इसमें आ है तो नहीं। ऐसे ही प्रधान धन आचार्य बराबर प्रधानाचार्य, ऐसे ही हिम धनालय या देव धनालय लिख सकते हैं, हिमधन आलय बराबर हिमालय। ऐसे हम अगला जो तीसरा प्रकार लेंगे वो लेंगे आ धन अ बराबर आ, आ धन अ बराबर आ, ये हम तीसरा प्रकार इसका हम लेते हैं। तो ऐसे उदाहरण खूब सारे, जैसे पहले हम पढ़ते हैं लिखते ही आ रहे हैं विद्याधन अर्थी बराबर विद्यार्थी। ऐसे और उदाहरण ऐसे हम ले सकते हैं निशा धन अंधकार, परीक्षा धन अर्थी, सेना धन अध्यक्ष, रेखा धन अंकित, ऐसी युवा धन अवस्था, कक्षा धन अध्यापक, कक्षा धन अध्यापक बराबर कक्षाध्यापक। ऐसे ही हम आ धन आ के उदाहरण ऐसे हम दो लेंगे, आ धन आ। ऐसे ही कक्षा धन आचार्य भी हो सकता है, या कक्षा अध्यापक है,
ऐसी कक्षा धन आचार्य को हम ले सकते हैं। ऐसे ही विद्या धन आलय ले सकते हैं। विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। विद्यालय है, ऐसे और हम ले सकते हैं। विद्याधन आश्रम ले सकते हैं, चिकित्सा धन आलय ले सकते हैं, सदाधन आचार्य ले सकते हैं, कक्षाधन आचार्य ले सकते हैं, क्रीड़ाधन आलय ले सकते हैं, चिकित्सा धन आलय ले सकते हैं। इसी प्रकार विद्या या वृद्धाधन आश्रम ले सकते हैं। वृद्धाधन आश्रम बराबर वृद्धाश्रम। तो इस प्रकार हम पहला जो सूत्र है अ या आ प्लस अ या आ बराबर आ, ऐसे हम दो दो सबके उदाहरण लिख सकते हैं। उदाहरण खूब सारे हैं, लेकिन हम ज़्यादा लिखने में असमर्थ रहेंगे क्योंकि समय कम मिलता है। इसलिए आपके सामने मैंने दो दो उदाहरण आपके सामने रखे हैं। कई उदाहरण साथ में बोल भी रहा हूँ। ऐसे ही दूसरा प्रकार जो लेंगे हम ई वाला प्रकार लेते हैं। तो ये इसको मैं यहीं साफ करते हुए दूसरा सूत्र आपके सामने लिखता हूँ। और दूसरा वो है ई या ई प्लस ई या ई बराबर ई। ये दूसरा इसका सूत्र हो जाएगा। ई या ई प्लस ई या ई बराबर ई। वही तरीका है, ई के बाद ई आए तो ई बनेगा, इस ई के बाद ई आए तो भी ई बनेगा, इस ई के बाद ई आए तो भी ई बनेगा, और ई प्लस ई आए तो भी ई बनेगा। तो हम सबसे पहले ये ई प्लस ई बराबर ई इस प्रकार के उदाहरण लेते हैं। जैसे रविधन इंद्र, रविधन इंद्र बराबर रविंद्र। ऐसे ही कपिधन इंद्र कपिंद्र हो सकता है, मुनिधन इंद्र मुनिंद्र हो सकता है, गिरिधन इंद्र बराबर गिरींद्र हो सकता है। ऐसी इति धन इति, इति धन इति बराबर क्या बनेगा, इति इति। ऐसी भविति धन इति भविति इति, ऐसे हम बना सकते हैं। ऐसे दूसरा उदाहरण लेंगे हम ई प्लस ई बराबर ई, ऐसे दूसरे उदाहरण। तो ये दूसरे प्रकार के उदाहरण हम ले सकते हैं। हरिधन ईशः, हरिधन ईशः बराबर हरीशः। ऐसी कपिधन ईश भी ले सकते हैं। कपिधन ईशः बराबर कपीशः। इसी प्रकार हम दूसरे प्रकार हम ले सकते हैं ई धन ई बराबर ई। दीर्घ और ह्रस्व ई के उदाहरण वाले हम ले सकते हैं। जैसे महती धन इच्छा, महती धन यानी इच्छा, बहुत बड़ी इच्छा वाला उदाहरण इस प्रकार का। तो महती धन इच्छा, महती चा शब्द बनेगा महती इच्छा। ऐसे ही भोगी धन युव, नारी धन युव लिख सकते हैं। भोगी धन इव बराबर भोगी साहब को कहते हैं भोगीव, भोगीव। ऐसे ही हम ई धन ई के उदाहरण ऐसे हम ले सकते हैं। ई धन ई के उदाहरण जैसे इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है श्रीधन ईशः, श्रीधन ईशः, ये इसका प्रसिद्ध उदाहरण है। श्रीधन ईशः बराबर श्रीशः।
ऐसे ही नारीधन ईश्वरम, नारीधन ईश्वरम, नारीधन ईश्वरम या ईश्वरः बराबर हम इसको लिखेंगे नारीश्वरः। इस प्रकार हम दूसरा सूत्र हम इस प्रकार से इसको ईधन, ई बराबर दीर्घ ई यानी ई, इस प्रकार के हम उदाहरण इस वीडियो में हम देख सकते हैं। ऐसे और भी कई हम जरूर नहीं है, आवश्यक नहीं है कि यही उदाहरण हमारे परीक्षा में आए। ये तो एक बताया गया है, उदाहरण के ऐसे आते हैं, आवश्यक नहीं है, और भी उदाहरण आ सकते हैं, लेकिन सूत्र या नियम यही रहेगा, सूत्र यही चलेगा। चाहे उदाहरण नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं इसमें चिकित्सा धन का आने वाला हो सकता है, और क्यों हो सकते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि दीर्घ संधि में आएगा ऐसे सूत्र को करके आएगा, ऐसा आवश्यक नहीं। दीर्घ संधि में जितने प्रकार है उस सभी प्रकार के उदाहरण में से कोई आ सकता है। जरूरी नहीं है कि दूसरे वाला नियम से आएगा, तीसरे वाला आएगा, सब पहले वाला आएगा, चौथा वाला आएगा, ये आवश्यक नहीं है। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कक्षा में जिस समय हम पढ़ाया जाए प्रत्यक्ष रूप से, उस समय ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ करके भाग लें। यह चिंता नहीं करना कि मेरा उदाहरण गलत हो जाएगा तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। हम बोलने का प्रयास करें, हम आगे से आगे कक्षा में नए नए उदाहरण ला करके बताने का प्रयास करेंगे तो हमको संधि अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही अध्ययन करेंगे और अगले वीडियो में फिर इस दीर्घ संधि के आगे वाले सूत्रों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।